हेलो। कुमुदनी जी कंफर्म करिए तो वीडियो ऑडियो क्लियर है कि नहीं है। वंदना कुमुदनी कंफर्म करिए जल्दी से। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। चलो, वीडियो ऑडियो क्लियर है। नागेश्वर, कुमुदनी, डेविड, वंदना। चलो, वीडियो ऑडियो सब क्लियर है ना। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। जल्दी से सब जुड़ जाएंगे, उसके बाद आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। चलो, क्लियर है वीडियो ऑडियो सब। शुरू करें। चलो शुरू करते हैं, फिर शुरू करते हैं। चलिए, तो हम लोग कल कौन से टॉपिक को पढ़ रहे थे। देखो, एक्चुअल में देखा जाए तो हमारा मेन टॉपिक चल रहा था मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, वही हमारा टॉपिक चल रहा था, मेटल और नॉन मेटल। तो कल मैंने आप लोग को मेटल से कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह बताए थे, और हम लोग सब इंपॉर्टेंस जो मेटल है उसके बारे में पढ़ना प्रारंभ किए थे। फिर बीच में क्या हो गया था, लाइट ऑफ हो गया था। तो लाइट ऑफ होने के बाद फिर से मैं क्लास शेड्यूल किया था, है ना। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा होगा तो रिकॉर्डेड सेक्शन में जाके आप देख सकते हो, मिल जाएगा आपको वो। ठीक है, चलो। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसको हिंदी में कहा जाता है धातु और अधातु। ठीक है, धातु और अधातु, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। मेटल और नॉन मेटल अर्थात धातु और अधातु, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, चलो, सभी को हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चलो आगे बात करते हैं। तो कल की क्लास से मैंने आप लोग को बताया था, मैंने कल की क्लास से बताया था आप लोगों को केमिकल। ठीक है, केमिकल, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ये मैंने कल की क्लास में आप लोग को बताया थे, अर्थात धातुओं के रासायनिक गुण। कौन सा धातु जल से क्रिया करता है, कौन सा जल से नहीं क्रिया करता है। ठीक है, ये सब मैंने आप लोग को बताया था। कौन सा धातु गर्म जल से क्रिया करता है, ठीक है, कौन स्टीम से क्रिया करता है, कौन जल से क्रिया ही नहीं करता, ये सब मैंने आप लोग को बताया था। चलो, तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो मैंने आप लोग को बताया थे। इसके बाद आज हम उसके बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया था आप लोग को सम इंपॉर्टेंट मेटल्स, सम इंपॉर्टेंट मेटल, उसके बारे में मैंने आप लोग को पढ़ाना शुरू किया था, अर्थात महत्वपूर्ण धातुएं, इनके बारे में हम लोग पढ़ना प्रारंभ किए थे। जिसमें जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैंने क्या क्या पढ़ा दिया था आप लोग को। सोडियम के बारे में बता दिया था आप लोग को। सोडियम के बाद मैंने मैग्नीशियम के बारे में आप लोग को बता दिया था। मैग्नीशियम के बाद मैंने आप लोग को कैल्शियम के बारे में भी बताया था। हो गया था ना जी, सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम हो गया था ना। चलो, बहुत बढ़िया, सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम आपका हो गया था। चलिए, तो हम लोग पढ़े थे सोडियम मैग्नीशियम और कैल्शियम के बारे में। एक क्वेश्चन से आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखो, जो सोडियम लैंप होता है, उसमें सोडियम को भरा जाता है, या बोल सकते हैं सोडियम वाष्प को भरा जाता है। तो जो सोडियम लैंप होता है वो कौन से रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है, आप सभी के लिए क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। जो सोडियम लैंप होता है वो कौन से रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है, बताओ जी, चलो फटाक से बताओ। सोडियम लैंप कौन से रंग का प्रकाश करता है। बहुत बढ़िया चंपे जी, सही आंसर भाई। पीले रंग का है ना, पीले रंग का, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, बहुत बढ़िया। चलिए, तो लास्ट लास्ट हम लोग किसके बारे में पढ़े थे, कैल्शियम के बारे में। लास्ट हम लोग पढ़े थे कैल्शियम के बारे में। तो कैल्शियम के बारे में मैंने क्या क्या बताया था। ये कैल्शियम हमारे शरीर में, हमारे दांतों और हड्डियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और कैल्शियम के कंपाउंड की बात करते तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बताया था सबसे पहले, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा मैंने कंपाउंड बताया था कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना, इसको बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। फिर मैंने क्या बताया था आप लोग को, CaSO4 into 2H2O, दैट मीन्स ये क्या होता है, जिप्सम। मैंने जिप्सम के बारे में आप लोग को बताया था। फिर मैंने क्या बताया था, CaSO4 into ½ H2O, है ना, ½ H2O, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। भाई बता रहा हूँ, केमिकल जो फार्मूला है ना, ये जितना मैं बता रहा हूँ कम से कम उतना तो आप लोग को याद रखना ही पड़ेगा एग्जाम के लिए, है ना। सब एग्जाम में काम आने वाला है। पांचवा पांचवा उसके बाद मैंने और क्या बताया था जी, और क्या बताया था, कैल्शियम के कंपाउंड में कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड के बारे में भी बताया था, फलों को पकाने के लिए। ठीक है, फलों को पकाने के लिए आपको कैल्शियम कार्बाइड का यूज होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, छठवा छठवा ध्यान रखना है। देखो, छठवा कंपाउंड CaOCl2, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका अगर रासायनिक नाम की बात करें तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम कैल्शियम
ऑक्सीक्लोराइड। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्लोराइड। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को आपका ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। इसी को और किस नाम से जानते हैं? विरंजक चूर्ण। इसी को विरंजक, विरंजक चूर्ण के नाम से भी जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, है ना। एक एग्जाम में मैंने क्वेश्चन दिखा था, इसी को आपका CaOCl2, इसी को आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? कैल्शियम। इसी को भाई कैल्शियम, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का फार्मूला अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताओगे? CaOCl2, इसी को ही ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, इसी को ही कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या आपका एक विरंजक एजेंट है, ब्लीचिंग एजेंट है, याद रखना, ठीक है। चलो, तो ये मैंने बता दिया किसके बारे में? पूरा कैल्शियम के बारे में। हालांकि मैंने पूरा कल बताया था, है ना। इसमें हम लोग ऐड किए क्या? CaOCl2 अर्थात कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको हमने ऐड किया है। बाकी सब के बारे में तो मैंने आप लोग को बता दिया था, ठीक है। चलो, यहाँ तक सब कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे बात करते हैं, है ना। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। ये तो हो गया आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया, है ना। कैल्शियम, कैल्शियम के बाद अभी आज हम लोग किसके बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे? अभी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पोटेशियम के बारे में। किसके बारे में? जब आपका पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, सबको पता होगा। पोटेशियम जिसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर पोटेशियम के परमाणु क्रमांक की बात करेंगे, है ना, अगर एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है जी? आपका 19। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 19। वो मैंने रिएक्टिविटी सीरीज बताया था, याद है? काशीनाथ का माली आलू जरा फीकी पकाता है, कौन है आगे आओ, ये मैंने तरीका बताया था। उसमें बताया था जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव या हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है? तो आपका ही पोटेशियम। तो ध्यान रखना पोटेशियम के बारे में। यह सबसे अधिक, यह सबसे अधिक, यह सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। यह सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, याद करते चलेगा ना। यह सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। सबसे पहला चीज तो आपको ध्यान रखना है। एटॉमिक नंबर इससे क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। दूसरा चीज इसके बारे में क्या ध्यान रखना है? देखो, इसको ना चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, इसको नाइफ से। देखो, सोडियम और पोटेशियम, इसको चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो ध्यान रखना है, इसको चाकू से, चाकू से आसानी से, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है जी। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तीसरा चीज, इसे कहाँ रखते हैं? इसे कैरोसिन में अर्थात मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है ये भैया, सोडियम से भी ज्यादा रिएक्टिव है। मैंने सोडियम के बारे में बताया था, जब सोडियम पानी या वायु के संपर्क में आता है तो सोडियम में क्या हो जाता है? उसमें आग लग जाता है, वो उसमें विस्फोट हो जाता है। अब ये तो भैया सोडियम से भी ज्यादा रिएक्टिव है ना। तो ध्यान रखना, इसको भी क्या करते हैं? इसको भी आपका कैरोसिन, कैरोसिन अर्थात किसमें जी? मिट्टी के तेल में। कैरोसिन अर्थात मिट्टी के तेल में क्या करते हैं? इसको डुबा कर रखा जाता है। इसको भी कैरोसिन अर्थात मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। याद हो गया यहाँ तक? क्या क्या बता दिया? एटॉमिक नंबर 19, और ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। फिर मैंने बताया इसको नाइफ से आसानी से कट किया जा सकता है, और इसको कैरोसिन अर्थात मिट्टी के तेल में क्या करते हैं? डुबा कर इसको रखा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, इसके बारे में और ध्यान रखना है। देखो, ये जो आपका पोटेशियम है, कल मैंने बताया था कौन कौन सा धातु आपका ठंडे जल से क्रिया करता है, कौन सा गर्म जल से क्रिया करता है, कौन स्टीम से क्रिया करता है, और कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो आपका जल से क्रिया ही नहीं करते, मैंने कल बताया था। तो ध्यान रखना, ये जो आपका पोटेशियम है, ये क्या करता है? ये आपका ठंडे जल से, ये ठंडे जल से ना, ठंडे जल से क्या करता है? क्रिया करता है। ये ठंडे जल से क्रिया करता है। देखो, गर्म जल से तो क्रिया करेगा ही करेगा, साथ ही साथ ठंडे जल से भी क्रिया करता है। मैंने 3 आपको मेटल बताया थे कल, कौन कौन सा बताया था? पोटेशियम, उसके बाद आपका सोडियम, उसके बाद आपको कैल्शियम, ये बताया था। काशीनाथ का माली, ऐसे करके तरीका बताया था, काशीनाथ का माली। तो जो पोटेशियम है, सोडियम, कैल्शियम, ये तीनों को क्या कर सकते हैं? मतलब ये तीनों क्या कर सकते हैं? ठंडे जल से भी क्रिया कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास मैंने लिखा है ये ठंडे जल से क्रिया करता है। आगे बात करते हैं पोटेशियम। पोटेशियम का प्रयोग फर्टिलाइजर बनाने में होता है, उर्वरक बनाने में होता है ना। आप लोग ने उर्वरक अर्थात खाद के रूप में क्या पढ़ा होगा? एनपीके पढ़ा है। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। तो याद रखना, आपका जो पोटेशियम का प्रयोग एज अ फर्टिलाइजर, है ना, उर्वरक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? आपका पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। एज अ फर्टिलाइजर पोटेशियम का यूज होता है। यहां तक आप सबको याद हो गया होगा। मेरे साथ चीजों को याद करते चलिए। सबसे पहला पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। इसे नाइफ से आसानी से कट कर सकते हैं। इसे कैरोसिन मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है। ये ठंडे जल से भी क्रिया करता है, और पोटेशियम है, इसका यूज आपका एज अ फर्टिलाइजर उर्वरक बनाने में होता है, और ये हमारे बॉडी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये हमारे बॉडी, आज ही मैंने आप लोग को बायो में पढ़ाया था, माइक्रो एलिमेंट और मैक्रो एलिमेंट,
एलिमेंट, बताओ जी जल्दी से। आपने अगर रिवीजन किया होगा तो बता लोगे ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आएगा कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आएगा, जल्दी बताओ आप लोग। आज ही मैंने आप लोग को बायो में पढ़ाया था ना, मिनरल्स के बारे में पढ़ाया था। जो पोटेशियम है वो आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं कि आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं? चलो बताओ जल्दी से बताओ। पोटेशियम, बहुत बढ़िया। आपका किसमें आ जाएगा? नीलिमा जी का सही आंसर है, कुमुदनी का भी सही आंसर है। मैक्रो, मैक्रो मतलब आपका वृहद मात्रिक तत्व, मैंने बताया था आप लोग को, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये जो आपका पोटेशियम है, पोटेशियम है, ये आपका वृहद मात्रिक तत्व, वृहद वृहद मात्रिक तत्व में आता है। दैट मीन्स क्या? ये आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, ये मैक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है जी, है ना। और यही जो आपका पोटेशियम है हमारे हार्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे हार्ट, हार्ट मतलब हृदय के लिए, हमारे हार्ट के लिए क्या होता है आपका? बहुत महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है ना। और जनरली जो पोटेशियम अगर में कौन से फल पाया जाता है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि पोटेशियम कौन से फल में पाया जाता है, तो आपको बताना है ये आपका एप्पल में। किसमें? एप्पल में। पोटेशियम एप्पल में पाया जाता है, ध्यान रखना। इसीलिए देखना जो हार्ट के जो मरीज होते हैं ना उसको एप्पल खाने की सलाह दिया जाता है, जो हार्ट के जो मरीज होते हैं ना उसको एप्पल खाने की सलाह दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बहुत बढ़िया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं, ठंडे जल से क्रिया करता है, फर्टिलाइजर बनाने में इसका यूज होता है, और ये एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, मतलब इसका रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को ज्यादा होता है ना। एक मैंने बताया था माइक्रो, एक आपका मैक्रो, मैक्रो का रिक्वायरमेंट थोड़ा कम होता है, मैक्रो का थोड़ा ज्यादा होता है। और एप्पल में आपका पोटेशियम पाया जाता है, और हमारे हार्ट के लिए पोटेशियम क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलो यहाँ तक चीजें सबको क्लियर हो गई, जल्दी से बता दो यहाँ तक याद हो गया, इसके बाद मैं आगे चलता हूँ। यहाँ तक याद हो गया, बताओ जी जल्दी से। कुमुदनी, मनीषा, जितने लोग, लता, जितने लोग कनेक्टेड है ना, थोड़ा आप लोग को यार इसमें भी एक्टिव रहना है, इसमें कमेंट सेक्शन में भी आप लोग को एक्टिव रहना है, तभी मुझे समझ में आएगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है सब। चलो आगे बात करते हैं, आगे सबको समझ में? चलो ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हो गया हमारा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पोटेशियम के यौगिक कौन कौन से हैं, पोटेशियम के यौगिक, कंपाउंड ऑफ पोटेशियम। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? पोटेशियम के यौगिक। ठीक है, पोटेशियम, पोटेशियम के यौगिक, पोटेशियम के यौगिक कहने का तात्पर्य है कंपाउंड ऑफ, कंपाउंड ऑफ पोटेशियम। चलो सबसे पहला चीजों को मेरे साथ आप लोग को याद करते चलना है। देखो अगर पहला, अब मैं कंपाउंड की बात करता हूं तो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। और इसका यूज किस में करते हैं? नहाने वाले साबुन बनाने में, है ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज नहाने वाले साबुन बनाने में होता है। किस में होता है? नहाने वाले। इसका यूज नहाने वाले साबुन बनाने में, नहाने वाले साबुन बनाने में किसका यूज किया जाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है, पहला कंपाउंड। दूसरा कंपाउंड याद रखना आपका KMnO4, ये फार्मूला याद रखना है, जो मैं फार्मूला आप लोग को बता रहा हूँ। KMnO4, इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम पर मैग्नेट बोलते हैं, इसी को लाल दवा बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है पोटेशियम का प्रयोग किसको बनाने में करते हैं? लाल दवा बनाने में किया जाता है। इसको किस नाम से जानते हैं? पोटेशियम पर मैग्नेट, है ना। पोटेशियम, इसको पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट के नाम से जानते हैं। तो पोटेशियम का प्रयोग पोटेशियम पर मैग्नेट अर्थात लाल दवा बनाने के लिए किया जाता है। ये बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, तीसरा कंपाउंड देखते हैं। तीसरा आपका KNO3, है ना, KNO3, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पोटेशियम नाइट्रेट, है ना। इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम, इसको बोला जाता है जी आपका पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। और पोटेशियम नाइट्रेट इसका प्रयोग किस में करते हैं? गन पाउडर या बारूद बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग आपका गन पाउडर, ठीक है, इसका प्रयोग आपका गन पाउडर, ठीक है, गन पाउडर या बारूद बनाने में, गन पाउडर या बारूद बनाने में क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? आपका ये KNO3 पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी को एक और नाम से जानते हैं, इसी को आपका साल्ट पीटर कहा जाता है। ठीक है, ये जो आपका पोटेशियम नाइट्रेट है भाई, इसको किस नाम से जानते हैं? आपका साल्ट पीटर, इसी को साल्ट पीटर कहा जाता है। अब जल्दी से बता दो, मैं जिससे क्वेश्चन करूंगा ना, है ना, वंदना जी जल्दी से बताओ, वंदना जी आपको बताना है कि चिली साल्ट पीटर किसे कहा जाता है? वंदना जल्दी जल्दी से बताइए, चिली साल्ट पीटर किसे कहते हैं? मैंने बताया कि जो पोटेशियम नाइट्रेट है ना, इसको आपका सॉल्ट पीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्ट पीटर, जिसका यूज गन पाउडर बारूद बनाने में होता है। अभी मैंने पूछा कि चिली सॉल्ट पीटर किसे कहते हैं। अगर आप लोगों ने कल के क्लास को अटेंड किया होगा तो डेफिनेटली आप बता दोगे, क्योंकि कल मैंने आप लोगों को बताया था चिली सॉल्ट पीटर किसे कहा जाता है। चलो जी वंदना जल्दी से बताइए, बताओ भी, है ना। देखो ऑफलाइन होते तो मैं सबको खड़ा करके पूछता मैं, है ना, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन है। चलो वंदना जी बताइए, चिली सॉल्ट पीटर किसका किसका नाम है, या उसका फार्मूला क्या होता है?
उसका रासायनिक नाम क्या है? चलो यार कोई बताओ, चलो वंदना जी का तभी तक आंसर नहीं आया, बाकी मनीषा, लता, नागेश्वर, डेविड, चलो बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर। मैंने बोला चिली साल्ट पीटर किसको बोलते हैं, कल तो बताया था भाई। बहुत बढ़िया नीलिमा, आपका सही आंसर आ गया। सोडियम नाइट्रेट को NaNO3 सोडियम नाइट्रेट को बोला जाता है आपका चिली सॉल्ट पीटर। चंपे जी कहाँ, आंसर कैसे नहीं आया तुम्हारा? चलो हो गया यहाँ तक, समझ में आ गया सबको। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहाने वाले साबुन बनाने में, पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा बनाने में, है ना, पोटेशियम नाइट्रेट इसका यूज आपका गन पाउडर बनाने में होता है। चलो बहुत बढ़िया कि लोग का आंसर आ गया। चलो जी ठीक है, चलो ठीक है ना। तो ये मैंने बता दिया किसके बारे में, पोटेशियम के कंपाउंड के बारे में बता दिया। ठीक है चलिए, अब इसके बाद अब हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं किसके बारे में, एल्यूमिनियम के बारे में। किसके बारे में जी, एल्यूमिनियम, है ना। अब मैं आप लोग को एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ाना प्रारंभ करता हूँ। एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जिसका रासायनिक संकेत Al होता है और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एल्यूमिनियम का 13 होता है ना। एल्यूमिनियम का रासायनिक आपका परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक होता है इसका 13, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। चलिए अब एल्यूमिनियम के बारे में सबसे पहला चीज जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो एल्यूमिनियम है ना, ये हमारे क्रस्ट में अर्थात हमारे भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है। मैंने क्या बोला, एल्यूमिनियम हमारे भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है ना। तो सबसे पहले चीज इसके बारे में ध्यान रखना कि एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हमारे क्रस्ट में, हमारे क्रस्ट, क्रस्ट अर्थात भूपर्पटी, एल्यूमिनियम हमारे क्रस्ट अर्थात भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। पाया जाने वाला ना, पाया जाने वाला क्या है जी, तत्व है, पाया जाने वाला तत्व है। ठीक है, आपका एल्यूमिनियम हमारे क्रस्ट अर्थात भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, पहला चीज। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। ये जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का यूज किस में करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर बनाने में किया जाता है। ध्यान रखना एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का जो प्रयोग है, एल्यूमिनियम का प्रयोग किस में करते हैं, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक वायर बनाने में एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं जो आपका हवाई जहाज के जो पार्ट्स है ना, हवाई जहाज के, हवाई जहाज के पार्ट्स, हवाई जहाज के पार्ट्स बनाने में भी, बनाने में भी किसका प्रयोग किया जाता है, एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। मैंने क्या बताया, ये हमारे क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला, सॉरी यहाँ पर तत्व तो लिख दिया था, धातु, धातु है ना जी, धातु है। ये हमारे भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु। हम लोग धातु की बात करें, अचानक से मैं तत्व लिख देता, अगर तत्व बोलेगा तो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, लेकिन अगर धातु बोलेगा तो क्या बताओगे आप, आपको बता रहे एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम हमारे क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है। एल्यूमिनियम का यूज इलेक्ट्रिक वायर बनाने में होता है और हवाई जहाज के पार्ट्स वगैरह बनाने में होता है। ठीक है, यहाँ तक चलो, और आगे देखते हैं एल्यूमिनियम के बारे में। आपका रत्न पत्थर जिसको क्या बोलते हैं, जेम स्टोन्स बोलते हैं। तो रत्न पत्थर, हाँ वही बोला जी, वही तो बोला मैं, धातु है ना, धातु है। अचानक से तत्व दिमाग में आ गया था, तत्व लिख दिया था, तो मैंने इसको सुधार दिया, ये धातु है। आगे बात करते हैं, मैंने बोला कि एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का जो प्रयोग है, एल्यूमिनियम का जो प्रयोग है आपका क्या बनाने में, रत्न पत्थर, रत्न पत्थर बनाने में होता है, रत्न पत्थर बनाने में होता है, बनाने में, जिसको इंग्लिश में जेम स्टोन बोलते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम का प्रयोग आपका रत्न पत्थर था जेम स्टोन बनाने में किया जाता है। आगे बात करते हैं एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का प्रयोग पोटास एलम बनाने में होता है। क्या बनाने में, पोटास एलम, एल्यूमिनियम का प्रयोग पोटास एलम बनाने में होता है, जिसको किस नाम से जानते हैं, फिटकरी के नाम से, इसको फिटकरी के नाम से जानते हैं। मैंने बोला कि एल्यूमिनियम का जो यूज होता है वो पोटास एलम बनाने में होता है, जिसको किस नाम से जानते हैं, जब का फिटकरी के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पास लिख दे रहा हूँ, देखो ये जो पोटास एलम फिटकरी है ना, इसका फार्मूला देखो, जगह ऊपर ऊपर में लिख दे रहा हूँ, देखो ऊपर में यहाँ पास लिख दे रहा हूँ पोटासियम, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए कि फिटकरी का फार्मूला क्या है करके, तो फार्मूला को ऊपर में लिख दे रहा हूँ। देखो आपका K2SO4 इंटू Al2, उसके बाद SO4 थ्राइस इंटू 24H2O। अब भैया ये फार्मूला है तो क्या कर सकते हैं, आपको याद करना पड़ेगा किसका, फिटकरी का। K2SO4 इंटू Al2, उसके बाद SO4 थ्राइस इंटू 24H2O, ये किसका फार्मूला होता है, आपका पोटास एलम का अर्थात फिटकरी का फार्मूला होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने एल्यूमिनियम के बारे में बताया। एटॉमिक नंबर 13 हमारे क्रस्ट में पाया जाने वाला, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या है, आपका धातु है ना। फिर मैंने बताया इसका प्रयोग इलेक्ट्रिक वायर बनाने में होता है, हवाई जहाज के पार्ट्स बनाने में होता है, आपका जेम्स स्टोन अर्थात रत्न पत्थर बनाने में इसका प्रयोग होता है। उसके बाद बताया कि एल्यूमिनियम का प्रयोग पोटास एलम अर्थात फिटकरी बनाने में, पोटास एलम अर्थात फिटकरी बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। फार्मूला मैंने बताया K2SO4 इंटू Al2, SO4 थ्राइस इंटू 24H2O है ना, ये K2SO4 है जी। यहाँ पर चमक रहा है क्या, इधर इधर और लिख रहा हूँ देखो,
K2SO4 इंटू Al2, उसके बाद SO4 इंटू आपका थ्राइस हो जाएगा, उसके बाद आपका 24H2O। ये इसका क्या होता है, पोटासियम अर्थात फिटकरी का क्या होता है, फार्मूला होता है। ये आपको याद रखना है। आशा कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। बताओ चीज यहाँ तक क्लियर है? बताओ जी, फिर मैं आगे बढ़ूं, यहाँ तक चीजें क्लियर है? और ध्यान रखना यहाँ पास धातु आएगा ना, अचानक से तत्व तो बोल दिया था सर, मैंने बोला धातु था लेकिन यहाँ पास लिख दिया तत्व था। चलो कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। हो गया यहाँ तक? बताओ जी चीजें आगे सबको समझ में, आगे बढ़ूं? चलो भाई आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, ठीक है चले आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया एल्यूमिनियम के बारे में, मैंने कुछ कुछ बेसिक चीजें बताई। अब आगे बात करते हैं एल्यूमिनियम की मिश्र धातु कौन कौन से है। ठीक है, एल्यूमिनियम के एलॉय के बारे में पढ़ेंगे हम लोग अब। चलो देखते हैं एल्यूमिनियम के मिश्र धातु। देखो एल्यूमिनियम के मिश्र धातु अर्थात एलॉय ऑफ एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम। चलो देखते हैं एल्यूमिनियम के मिश्र धातु अर्थात एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलो देखिए, सबसे पहला चीज आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला हो जाएगा आपका कृत्रिम सोना। ठीक है, कृत्रिम सोना, जिसको आपका किस नाम से जानते हैं, इसको रोल्ड गोल्ड बोलते हैं, रोल्ड गोल्ड कहा जाता है। और इसका निर्माण किससे किससे होता है, इसका निर्माण कॉपर और एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम को मिलाने से होता है। पहला कृत्रिम सोना जिसको रोल्ड गोल्ड बोलते हैं, इसका निर्माण कॉपर और एल्यूमिनियम को मिलाने से होता है। दूसरा आपका देखो, दूसरा नाम है आपका मैग्नेलियम। दूसरा नाम मैग्नेलियम, नाम से समझ में आ रहा है। इसका निर्माण कैसे होगा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को मिलाने से। इसका निर्माण मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को मिलाने से होता है, मैग्नेलियम। तीसरा देखो ड्यूरेलुमिन। ठीक है, तीसरा आपका ड्यूरेलुमिन है ना। तीसरा क्या हो जाएगा जब आपका ड्यूरेलुमिन। इसका निर्माण कॉपर एल्यूमिनियम है ना, इसका निर्माण किससे किससे होता है, कॉपर हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा और आपका मैग्नीज। इनको मिलाने से किसका निर्माण होता है, ड्यूरेलुमिन का निर्माण होता है। तो देखो आपका मैग्नेलियम, इसका निर्माण मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को मिलाने से होगा। रोल्ड गोल्ड, इसका निर्माण कॉपर और एल्यूमिनियम को मिलाने से होगा। ठीक है, और ड्यूरेलुमिन है ना, ये जो आपका ड्यूरेलुमिन, तो ड्यूरेलुमिन जो है ना, इसका निर्माण कॉपर एल्यूमिनियम मैग्नीशियम और मैग्नीज को मिलाने से होता है। अब ये जो तीनों मैंने लिखा है कि आपका रोल्ड गोल्ड हो गया, मैग्लेनियम हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका ड्यूरेलुमिन, इन तीनों का प्रयोग आपका हवाई जहाज के पार्ट्स बनाने में होता है। इन तीनों का प्रयोग हवाई जहाज के पार्ट्स बनाने में होता है। इन तीनों का प्रयोग हवाई जहाज के पार्ट्स बनाने में होता है, ये आपको याद रखना है जी। ठीक है, तो कृत्रिम सोना, रोल्ड गोल्ड, कॉपर प्लस एल्यूमिनियम, मैग्नेलियम, मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम और ड्यूरेलुमिन, कॉपर एल्यूमिनियम, उसके बाद मैग्नीशियम प्लस आपका मैग्नीज, इनको मिलाने से होता है। ये आपका एल्यूमिनियम का क्या हो जाएंगे, मिश्र धातु हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी अगर मैं एल्यूमिनियम के अयस्क की बात करता हूँ, और की बात करता हूँ, चलो हेडिंग डाल दे रहा हूँ। एल्यूमिनियम की अगर मैं अयस्क की बात करता हूँ, और की बात करता हूँ, देखो जी एल्यूमिनियम के अयस्क, तो एल्यूमिनियम के अयस्क की बात करता हूं तो सबसे पहले ध्यान रखना आपको बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट हो जाएगा, बॉक्साइट के बाद आपको कोरंडम, बॉक्साइट, कोरंडम, ये सब किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का। और आप लोग ने पढ़ा होगा कि छत्तीसगढ़ में जो पाट प्रदेश है ना जी, पाट प्रदेश में कौन से क्रम की चट्टानें पाई जाती है, दक्कन ट्रैप क्रम है ना, दक्कन ट्रैप क्रम की चट्टानें पाई जाती है। और जो दक्कन ट्रैप क्रम की चट्टान है किसके लिए फेमस है, ये आपका बॉक्साइट। किसके लिए फेमस है, बॉक्साइट के लिए फेमस है। और बॉक्साइट किसका अयस्क होता है, तो बॉक्साइट किसका अयस्क होता है, आपका एल्यूमिनियम का अयस्क होता है ना। तो अगर अयस्क की बात करते हैं, अगर और की बात करते हैं, तो क्या क्या हो जाएगा आपका, मैंने बताया था बॉक्साइट हो गया है ना, आपका कोरंडम हो गया, और आपका नीलम है ना, नीलम भी हो जाएगा। नीलम के साथ साथ और क्या हो जाएगा जी आपका क्रायोलाइट है ना, क्रायोलाइट। ये सब किसके अयस्क होते हैं, किसके ओर होते हैं, ये सब आपका एल्यूमिनियम के ओर होते हैं। यहाँ तक सबको तथ्य समझ में आ गया, याद हो गया? बताओ जी, याद हो गया सबको? यहाँ तक आगे सबको समझिए, बताइए। रोल्ड गोल्ड, मैग्नेलियम और ड्यूरेलुमिन, ये बताया, इन सबका प्रयोग हवाई जहाज के पार्ट्स बनाने में होगा। फिर मैंने और बताया बॉक्साइट, कोरंडम, नीलम, क्रायोलाइट। आगे सबको समझ में? देखो छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा छत्तीसगढ़ में है ना, जैसे कि हमारे स्टेट की हम लोग बात करते हैं, ये हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट हो गया। ठीक है, इसमें जो आपका जो पूर्वी बघेलखंड वाला जो क्षेत्र है, यहाँ क्या पाया जाता है, गोंडवाना क्रम की चट्टान, और गोंडवाना क्रम की चट्टान तो कोयला के लिए फेमस है। और जो पाट प्रदेश में दक्कन ट्रैप क्रम की चट्टानें पाई जाती है, दक्कन ट्रैप, जो कि आपका किसके लिए, बॉक्साइट के लिए फेमस है। अगर आप मैदानी इलाकों में आओगे ना, मध्यवर्ती मैदान में आओगे, तो यहाँ आपका क्या जी, आपका दक्कन ट्रैप, सॉरी, यहाँ क्या पाया जाता है आपका, ये कुड़प्पा, यहाँ कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती है। दक्कन ट्रैप तो ऊपर पाया जाता है। मध्यवर्ती क्षेत्रों में
आपका मैदानी भागों में कडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती है, जो कि आपका चूना पत्थर के लिए फेमस है। और जो दक्षिण छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है, यहाँ तो आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है, जो लौह अयस्क के लिए फेमस है, जो आपका लौह अयस्क के लिए फेमस है। ठीक है, चलो हो गया, सबको समझ में आ गया। तो मैंने बताया किसके बारे में, एल्यूमिनियम के बारे में। एल्यूमिनियम हमारे भूपर्पट्टी में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में धातु है, ये बताया आप लोग को। और एल्यूमिनियम का प्रयोग जेम स्टोन रत्न पत्थर बनाने में होता है, पोटासिलम बनाने में होता है, पोटासिलम का फार्मूला मैंने बता दिया। फिर मैंने बताया इलेक्ट्रिक वायर बनाने में भी इसका यूज होता है, जहाज के पार्ट्स वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। फिर मैंने बताया आप लोग को मिश्र धातु के बारे में, रोल्ड गोल्ड, मैग्नेलियम, ड्यूरेलुमिन। फिर इसके ओर के बारे में मैंने बताया, बॉक्साइट, कोरंडम, नीलम, क्रायोलाइट, ये सब क्या हो जाएगा, इसके ओर हो जाएंगे। तो यहाँ तक आपका एल्यूमिनियम खत्म होता है। जो मेन है ना, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। एल्यूमिनियम के बाद अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ना प्रारंभ करते हैं, आयरन, है ना। एल्यूमिनियम के बाद अब हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं जी आयरन। आयरन मतलब लोहा। ठीक है, चलो अब हम लोग लोहा को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ते हैं आयरन। आयरन, और आयरन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है आपका, एफी होता है। ठीक है, कोई बता सकते हो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25, 26, 27, 28, कोई बताओ जी। चलो, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, लोहा का परमाणु क्रमांक कितना होता है, चलो कोई बता सकते हो। 24, 25, 26, 27 ऑप्शन दे दिया। कई लोग 27, कुमुदनी 27 बता रही है। चलो, डेविड का 26, नीलिमा का 26। अब देखो एटॉमिक नंबर में तुक्के लगाओगे तो गलत तो होगा ही होगा। चलो, बहुत बढ़िया ना। तो जिन्होंने आपका 26 लगाया सबका आंसर सही है ना। तो याद रखना आपका आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक, है ना, इसका परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक होता है आपका 26। टेंशन मत लो, जब हम लोग आवर्त सारणी पढ़ेंगे ना, पीरियोडिक टेबल, तो मैं आप लोग को पूरा याद कराऊंगा, इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। चलो आगे बात करते हैं। आयरन के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला चीज, जो आपका लोहा है ना, जो आपका लोहा है, आयरन है, आयरन ये कौन से क्रम की चट्टानों से, कौन सी क्रम की चट्टानों से ये प्राप्त होता है, तो आपको बताना है। मैंने बताया था धारवाड़ क्रम की, ठीक है, ये आपका धारवाड़ धारवाड़ क्रम की चट्टानों से आपका लौह अयस्क की प्राप्ति होता है, ये आपको ध्यान रखना है, पहला चीज। दूसरा और बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये भूपर्पट्टी में दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है। अगर पहली बात होगा तो एल्यूमिनियम, ध्यान रखना, यह भूपर्पट्टी में, भूपर्पट्टी में दूसरी, ये भूपर्पट्टी में दूसरी दूसरी सर्वाधिक मात्रा में, यह भूपर्पट्टी में दूसरी सर्वाधिक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या है जी, धातु है। ये भूपर्पट्टी में दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या है आपका, धातु है ना, धातु है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। अगर मैं लोहे के अयस्क की बात करता हूं, तो मैंने कई बार आप लोग को जब मैं एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करते थे तो बताया था, अगर इसके हम लोग अयस्क की बात करते हैं, ओर की बात करते हैं, हम लोग लोहे के अयस्क की बात करते हैं, तो हो जाएगा आपका हीमेटाइट, है ना, हीमेटाइट हो जाएगा। हीमेटाइट के बाद आपका मैग्नेटाइट, है ना, मैग्नेटाइट हो जाएगा। मैग्नेटाइट के बाद आपका लिमोनाइट हो जाएगा। लिमोनाइट के बाद आपका सीडेराइट, लिमोनाइट के बाद आपका सीडेराइट, और सीडेराइट के बाद आपका आयरन पायराइड, सीडेराइट के बाद आपका आयरन पायराइड। ठीक है, आयरन आयरन पायराइड, ये सब क्या है आपका, लोहे के क्या है जी, आपका अयस्क है, जिसमें से आयरन पायराइड को फुल्स गोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुल्स गोल्ड बोलते हैं, अर्थात इसको मूर्खों का सोना कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बताओ जल्दी से, हमारे छत्तीसगढ़ से कौन से प्रकार के लौह अयस्क की प्राप्ति सर्वाधिक होता है ना, जल्दी से बताओ। हेमेटाइट का फार्मूला क्या होता है, Fe2O3 हो जाएगा, है ना, और मैग्नेटाइट का Fe3O4 हो जाएगा। इन दोनों का कम से कम फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। हेमेटाइट का Fe2O3 हो जाएगा और मैग्नेटाइट का आपका Fe3O4 हो जाएगा। हमारे छत्तीसगढ़ से कौन से प्रकार के लोहे की प्राप्ति होता है, तो बहुत बढ़िया, कई लोग ने बता दिया आपका हेमेटाइट, है ना, कई लोग ने बताया आपका हेमेटाइट। तो देखो, लोहे की, अगर हम लोग लोहे की अयस्क की बात करते हैं, तो आपका हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, उसके बाद आपका लिमोनाइट, सीडेराइट, और क्या मैंने बताया, आयरन पायराइड बताया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोग देखते हैं आपका आयरन के यौगिक, है ना, आयरन आयरन के यौगिक, लोहे के यौगिक, आयरन के यौगिक के बारे में हम लोग जानते हैं। लोहे के यौगिक के बारे में, यौगिक मतलब आपका कंपाउंड, कंपाउंड के बारे में जानेंगे, आयरन की कौन कौन से कंपाउंड है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले ध्यान रखना आप लोग को, FeCl3, है ना, फेरिक क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड। तो ब्लड प्यूरिफिकेशन में, ठीक है,
फेरिक क्लोराइड, तो ब्लड प्यूरिफिकेशन में, ठीक है, ब्लड प्यूरिफिकेशन में इसका यूज किया जाता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन में इसका यूज ब्लड प्यूरिफिकेशन में इसका यूज किया जाता है। और आप लोग को पता है कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? लाल। क्यों होता है? क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा होती है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे सबको समझ में? तो मैंने बताया कि जो आपका आयरन के कंपाउंड है फेरिक क्लोराइड, है ना, ये क्या करता है? ये ब्लड प्यूरिफिकेशन करने में काम आता है ना, तो इसका यूज ब्लड प्यूरिफिकेशन में किया जाता है, पहला। दूसरा आप लोग को ध्यान रखना है, दूसरा क्या हो जाएगा आपका? FeSO4 इंटू 7H2O। इसको क्या बोलते हैं जी? इसको बोला जाता है आपका हरा थोथा। इसको क्या बोलते हैं? हरा थोथा, ठीक है, हरा थोथा। ये जो मैंने लिखा है FeSO4 इंटू 7H2O, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं, ठीक है, ग्रीन विट्रियोल, ध्यान रखना इसको, ग्रीन विट्रियोल कहा जाता है। इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है आपका? हरा थोथा कहते हैं। और इसके बारे में क्या ध्यान रखना है आप लोग को? नीचे में मैं लिख दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो इसके बारे में ध्यान रखना। इसका प्रयोग ब्लड की मात्रा को बढ़ाने वाले मेडिसिन वगैरह में किया जाता है, ठीक है, इसका प्रयोग ब्लड की मात्रा को, मात्रा को बढ़ाने वाले मेडिसिन में किया जाता है, मेडिसिन में किया जाता है, रक्त की मात्रा को बढ़ाने वाले मेडिसिन में किया जाता है। ये आपको याद रखना है। बताओ यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया? मैंने बताया आयरन के मतलब कंपाउंड में पहला फेरिक क्लोराइड, है ना, दूसरा मैंने बताया आप लोग को क्या? हरा थोथा, जिसको ग्रीन विट्रियोल के नाम से जानते हैं। फेरिक क्लोराइड का यूज आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन में किया जाता है, जबकि जो आपका हरा होता है इसका यूज ब्लड की मात्रा को बढ़ाने वाले मेडिसिन में किया जाता है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? बताइए, यहाँ तक चीजें क्लियर है? आगे बढ़ूं? यहाँ तक चीजें क्लियर है जी? आगे बढ़ूं? चलो आगे बढ़ता हूँ भाई, यहाँ तक सब कुछ चीजें क्लियर हो गए होंगे। आगे बात करता हूँ। अगर बात करते हैं लोहे का, है ना, अगर हम लोग बात करते हैं किसका? लोहे का, अर्थात आयरन का। तो जो आपका आयरन है, ठीक है, आयरन अर्थात जो लोहा है, आयरन क्या करता है? ये पानी और हवा से क्रिया करता है, रिएक्शन करता है, और जंग का निर्माण कर देता है, रस्ट का निर्माण कर देता है। तो ध्यान रखना, आयरन अर्थात लोहा, आयरन पानी पानी एवं वायु से क्रिया करके किसका? जंग का निर्माण कर लेता है, ठीक है, जंग का निर्माण कर लेता है, निर्माण कर लेता है। और जंग को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रस्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं? आपका रस्ट कहा जाता है। और जंग का फार्मूला, ये क्वेश्चन पूछा गया, जंग का आपका रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो ध्यान रखना, आपका Fe2O3 ना, Fe2O3 इंटू XH2O, ठीक है, Fe2O3 इंटू XH2O, ये क्या होता है आपका? जंग का अर्थात रस्ट का क्या होता है? जब आपका रासायनिक सूत्र होता है, केमिकल फार्मूला होता है, ठीक है। Fe2O3 इंटू क्या हो जाएगा आपका? XH2O, है ना। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड के नाम से इसको जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, है ना, फेरिक ऑक्साइड इसके नाम से क्या है? इसको जाना जाता है, ठीक है। अब चलिए देखिए, अगर लोहे में जंग लग रहा है, अगर सपोज लोहे में जंग लग रहा है, चलो देखो मनीषा जी, देखो मैंने बताया ये जो आपका हरा थोथा जिसको ग्रीन विट्रियोल के नाम से जानते हैं, देखो एक नीला थोथा होता है, वो भी अलग होता है। जब मैं कॉपर पढ़ाऊंगा तो आप लोग को बताऊंगा। ये जो क्या है? ये आपका हरा थोथा है। इसका यूज आपका ब्लड की मात्रा को बढ़ाने वाले मेडिसिन में किया जाता है। किसका प्रयोग? आपका इसका FeSO4 इंटू 7H2O, इसका, ठीक है। फिर मैंने बताया जंग क्या होता है, तो जब आपका लोहा है वो पानी और वायु से क्रिया करता है तो किसका निर्माण कर लेता है? जंग का निर्माण कर लेता है, ठीक है। जंग को इंग्लिश में रस्ट कहा जाता है। फार्मूला क्या है आपका? Fe2O3 इंटू XH2O, ये है ना, इसका केमिकल नाम क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अब देखो, अगर जंग लग रहा है, सपोज लोहे में जंग लग गया, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, चलो देखते हैं। अगर मान लो कि लोहे में जंग लग गया, ठीक है, लोहे में जंग लग गया, लोहे में क्या लग गया जी? जंग लग गया, लोहे में जंग लग गया, है ना। अब उस केस में क्या क्या चेंजेस आएंगे? सबसे पहला बताओ, लोहे का वजन बढ़ेगा कि घटेगा? जल्दी से आप लोग फटाफट कमेंट करते चलिए। अगर लोहा में जंग लग गया, आयरन में रस्ट हो गया, तो उसका वेट बढ़ेगा कि कम होगा? बताओ जी, उसका जो वजन है वो बढ़ेगा कि कम होगा? मनीषा, नीलिमा, कुमुदनी, चंपेश, सब आंसर करो फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या होगा? बढ़ेगा। एक क्वेश्चन पूछा गया इसलिए आप लोग से पूछ रहा हूँ। तो लोहे में जंग लगने से उसका वेट क्या हो जाता है? आपका बढ़ जाएगा, है ना। तो वेट क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। जो आपका वेट होगा लोहे का वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा जंग लगने से। दूसरा, क्वालिटी क्या होगा? जो
क्वालिटी क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है क्वालिटी तो घट जाएगा, क्वालिटी घट जाएगा जी, है ना। दूसरा चीज, है ना, दूसरा तो हो गया। तीसरा चीज क्वालिटी भी घट गया। और तीसरा चीज कलर, कलर चेंज हो जाता है। कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कलर चेंज हो जाता है, ये हो जाएगा। और चौथा चीज क्या, उसका स्ट्रेंथ भी तो कम हो जाएगा। कलर भी तो चेंज हो गया, उसका स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा, ठीक है। उसका जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ भी क्या होता है जी, कम हो जाता है। स्ट्रेंथ भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। स्ट्रेंथ भी क्या होता है, कम हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आयरन के बारे में बताया। इससे पहले मैंने आयरन के बारे में बता दिया, कौन से क्रम के चट्टानों से प्राप्त होता है, अयस्क बता दिया, कंपाउंड बता दिया, फिर मैंने रस्ट के बारे में बता दिया, जंग लगने से होता क्या क्या ये भी मैंने आप लोग को बता दिया। अब देखो, अब लोहे में जंग तो लग गया भाई, लोहे में तो जंग लग गया। अब जंग को रोकने के लिए, लोहे में जो जंग लगता है उसको रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जंग लगने से लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए क्या क्या किया जाता है। सबसे पहला चीज तो नॉर्मल जो सब करते हैं, सबसे पहले तो लोहे में क्या कर देते हैं, पेंट लगा देते हैं। पहला चीज, लोहे में क्या कर दिया जाता है, पेंट लगा दिया जाता है। अधिकतर देखना जब दिवाली वाली आता है ना, फेस्टिवल का टाइम आता है, तो जो लोहे के जो जितने जो आपका वो होते हैं, सामान होते हैं, है ना, जैसे कि गेट वगैरह हो गया, या और बहुत सारे लोहे के जो आपका सामान होते हैं, उस सब में जंग ना लगे करके उसमें क्या कर दिया जाता है, पेंट लगा दिया जाता है, ये है ना। दूसरा चीज ये तो हो गया। और दूसरा चीज जिंक का परत चढ़ा दिया जाता है लोहे के ऊपर, जिंक का परत। और जिंक को ही आपका जस्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जस्ता। तो लोहे के ऊपर जिंक का परत चढ़ा देते हैं और जिंक को जस्ता बोलते हैं, है ना। और जिंक को ही आपका यसद के नाम से जानते हैं। किस नाम से, यसद के नाम से। तो लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक का परत चढ़ा दिया जाता है, जस्ता या यसद का परत चढ़ा दिया जाता है। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। इसी को गैल्वेनाइजेशन गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैल्वेनाइजेशन का जो प्रोसेस होता है जिसमें लोहे को जंग लगने से बचाया जाता है, तो इसमें लोहे के ऊपर कौन से परत को चढ़ाया जाता है, तो क्या बताओगे, आपको बताना है जिंक का, जिसको जस्ता या यसद के नाम से जानते हैं। और इसी गैल्वेनाइजेशन को एक और नाम से जानते हैं जी, इसको यसद लेपन। इसी को आपका यसद लेपन के नाम से भी जानते हैं। किसको, आपका जो गैल्वेनाइजेशन है ना, इसको आपका यसद लेपन के नाम से भी जाना जाता है। जल्दी से आप लोग मुझे कंफर्म करिए, यहां तक मैंने जो भी चीज आप लोग को बताया, आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। यहां तक आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जी, जल्दी से बताओ। चलो, यही तो है डेविड, यही तो है संक्षारण, उसी की बात हो रही है। रस्टिंग की तो बात हो रही है, उसी को तो बोलते हैं संक्षारण, रस्टिंग वही है। यही है आपका जंग लगना, उसी को तो बोलते हैं आपका रस्टिंग। चलो, हो गया, आ गया सबको समझ में। चलिए आगे बात करते हैं ना। तो मैंने ये आप लोग को किसके बारे में, आयरन के बारे में भी बता दिया, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये तो मैंने आयरन के बारे में बता दिया। अब आयरन के बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, आयरन के बाद लेड के बारे में, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं लेड के बारे में। जो मेन है ना, जो मेटल, उसके बारे में बता रहा हूँ, इतना ही को आप लोग को पढ़ना है जहां से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये एनालिसिस करते हुए चीजों को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ते किसके बारे में, लेड के बारे में। लेड, पीबी लेड, जिसको और किस नाम से जानते हैं, सीसा के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो लेड, जो लेड होता है ना, लेड, ये एक प्रकार से क्या आपका वायु प्रदूषक है। ये क्या एक प्रकार का वायु प्रदूषक है, वायु प्रदूषक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला चीज, जो लेड होता है ये आपका लिपस्टिक में, ठीक है, लिपस्टिक में लेड पाया जाता है। साथ ही साथ चॉकलेट में भी, साथ ही साथ जो आपका मैगी होता है, ठीक है, मैगी, इसमें भी आपका लेड की मात्रा होती है, ठीक है। और जो लेड क्या करता है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। हमारे नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र, ये हमारे नर्वस सिस्टम को क्या करता है जी, प्रभावित करता है। ये हमारी तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगर हम लोग इसके लेड की, अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर अयस्क की बात करते हैं, क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, है ना। अगर मैं लेड की अयस्क की बात करता हूं, तो लेड का अयस्क क्या होता है आपका, गैलेना। लेड का अयस्क क्या होता है जी, आपका गैलेना होता है, ठीक है। और लेड के बारे में एक चीज और आपको ध्यान रखना है, जो आपका लेड होता है, लेड, ये आपका धातु होते हुए भी क्या, आपका इलेक्ट्रिसिटी का, धातु होते हुए इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है आपका, बैड कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है जी, आपका बैड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैंने किसके बारे में बताया, लेड के बारे में। एक वायु प्रदूषक है, लिपस्टिक, चॉकलेट, मैगी में पाया जाता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। फिर मैंने बताया आपको, ये हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। फिर जो लेड है उसकी अगर मैं ओर की बात करता हूं, तो लेड का ओर क्या होता है, गैलेना होता है। और जो लेड होता है ना, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है जी, बैड कंडक्टर होता है। लेकिन यहां ध्यान रखना, अगर सबसे बेस्ट कंडक्टर पूछेगा, नोट, है ना,
इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट कंडक्टर की बात करेंगे, कंडक्टर, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है सिल्वर। सिल्वर अर्थात आपका एजी, इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है, चांदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, आपका चांदी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैंने लेड के बारे में बता दिया, जितना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लेड से ना यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। कहाँ से, आपको यहाँ से, कि गैलेना किसका अयस्क होता है, या लीड का अयस्क क्या होता है ना। कई बार पूछ लिया जाएगा कि लिपस्टिक में क्या पाया जाता है ना, और कौन सा ऐसा धातु है जो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो, तो ये मैंने बता दिया किसके बारे में, लेड के बारे में, सीसा के बारे में। इतना आप लोग को चीजों को याद करना है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद ये तो आपका हो गया लेड। लेड के बाद अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे, लेड के बाद अब हम लोग जानते हैं किसके बारे में जी, आपका चांदी, सिल्वर के बारे में जानते हैं, ठीक है। चांदी के बारे में, सिल्वर के बारे में। चलिए, चांदी अर्थात सिल्वर। अभी सिल्वर के बारे में भी बात हुआ था, जिक्र किया था मैंने। सिल्वर को आपका एजी से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहला चीज तो ये कि आपका एक नोबल मेटल है। क्या है आपका, नोबल मेटल। आपका एक नोबल मेटल है ना, अर्थात ये नोबल धातु है, ठीक है। नोबल नोबल धातु है। अब ये नोबल धातु होता है क्या है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा नोबल गैस। आपने क्या सुना है जी, आपने सुना है नोबल गैस, सुना है नोबल गैस, नोबल गैस। इसी नोबल गैस को क्या बोलते हैं, अक्री गैस के नाम से भी जानते हैं। पढ़ाऊंगा पीरियोडिक टेबल में, अक्री गैस के नाम से भी इसको जाना जाता है, नोबल गैस को, है ना। आपने पढ़ा होगा हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब किस में आते हैं, ये सब आपका नोबल गैस में आते हैं। नोबल गैस मतलब ये अदर अदर चीजों से जल्दी आपका रिएक्ट नहीं करती, रिएक्शन नहीं करते हैं, है ना। ये आपका नोबल गैस। उसी प्रकार जो आपका सोना हो गया, चांदी हो गया, इसको नोबल मेटल कहा जाता है। नाम से साथ में देखो, अक्री गैस, जो आपका क्रिया नहीं करता, अदर आपका एलिमेंट्स है। उसी प्रकार है आपका नोबल मेटल, ये भी क्या करेंगे, जो आपका नोबल मेटल है, जो आपका नोबल धातु है, ये आपका अदर एलिमेंट से जल्दी रिएक्शन नहीं करता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर नोबल मेटल की बात करते हैं तो आपका गोल्ड भी आता है, आपका सिल्वर भी आता है। तो ये क्या आपका पहला चीज, तो आपका एक नोबल मेटल है, नोबल धातु है। आगे बात करते हैं, ये जो आपका सिल्वर होता है, सिल्वर, ये क्या होता है जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, आपका बेस्ट कंडक्टर होता है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है। ये आपको याद रखना है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है। मैंने बताया था चांदी में कालापन, है ना, चांदी में कालापन, जो चांदी में कालापन होता है, कालापन किसके कारण होता है, बताओ जी। चांदी में कालापन किसके कारण होता है, अगर आपसे पूछेगा कि चांदी में जो कालापन होता है वो किसके कारण होता है, तो आप क्या बताओगे, आपको बताना है सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। सिल्वर सल्फाइड के कारण क्या होता है, चांदी में कालापन होता है। इसको भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहां से आते हैं। आगे बात करते हैं, अब हम लोग जानते हैं चांदी के कंपाउंड अर्थात इसके यौगिक कौन कौन से हैं। चलो देखिए, सिल्वर के यौगिक, है ना। अब हम लोग जानते हैं किसके बारे में, सिल्वर के यौगिक के बारे में, सिल्वर के यौगिक, है ना। अब हम लोग सिल्वर के यौगिक के बारे में जानते हैं, अर्थात कंपाउंड ऑफ सिल्वर, ठीक है। कंपाउंड ऑफ सिल्वर के बारे में अब हम लोग जानते हैं, इसके यौगिक कौन कौन से होते हैं सिल्वर के। चलो, बहुत बढ़िया, सिल्वर सल्फाइड, बहुत बढ़िया, ये चीज मैंने आप लोग को बताया। आगे बात करते हैं, आपका सिल्वर के कंपाउंड कौन कौन से हैं, देखिए। चलो, सबसे पहला चीज क्या होगा, सिल्वर के कंपाउंड कौन कौन से हैं। देखो यार, एक चीज है, कई लोग साथ में लिखते भी होंगे, ठीक है, जैसा भी है, लेकिन मैं यही बोलूंगा, पीडीएफ तो मैं आप लोग को एप्लीकेशन में बता देता हूँ, डाल देता हूँ। तो मेरे ख्याल से सुनना ज्यादा सही रहेगा, आप लोग सुना करिए, बाकी पीडीएफ तो रहता है, वहां से आप फिर नोट्स बना सकते हो, अब जैसा भी आपके ऊपर है। तो सिल्वर के अगर यौगिक की बात करते हो तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपका एजीआई, जिसको क्या बोलते हैं, सिल्वर आयोडाइड, जिसको सिल्वर आयोडाइड के नाम से जानते हैं, पहला। दूसरा दूसरा एजीबीआर, जिसको सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सिल्वर ब्रोमाइड कहा जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड। तीसरा तीसरा हो जाएगा एजीसीएल, इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड, इसी को हार्न सिल्वर कहते हैं, सिल्वर क्लोराइड। यही सिल्वर जो क्लोराइड है ना, इसी को आपका हार्न सिल्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्न सिल्वर। एक और देखते हैं इसका आपका कंपाउंड, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, है ना। सिल्वर नाइट्रेट क्या हो जाएगा जब आपका सिल्वर आपका नाइट्रेट। ये सब क्या है, ये सब इसके कंपाउंड है, इसके यौगिक है, सब क्या इसके कंपाउंड है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, देखिए आपका जो एजीआई है, सिल्वर आयोडाइड, इसका प्रयोग आपका कृत्रिम वर्षा कराने में होता है, आर्टिफिशियल रेन कराने में होता है। इतना 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 इंपॉर्टेंट है, चारों कंपाउंड बता रहा हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से आप लोग को मेरे साथ अभी याद करना है। तो जो सिल्वर आयोडाइड है, इसका प्रयोग किसमें करते हैं, कृत्रिम वर्षा कराने में, आर्टिफिशियल रेन, है ना, कृत्रिम
कृत्रिम वर्षा कराने में किसका प्रयोग किया जाता है? आपका सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा मतलब आर्टिफिशियल रेन कराने में। आगे बात करते हैं, देखो सिल्वर ब्रोमाइड, इसका प्रयोग आपका फोटोग्राफी में, किसमें? फोटोग्राफी। इसका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। जो सिल्वर ब्रोमाइड है इसका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बात करते हैं सिल्वर क्लोराइड, इसका प्रयोग आपका फोटोक्रोमेटिन ग्लास बनाने में, फोटोक्रोमेटिन फोटोक्रोमेटिन ग्लास बनाने में किसका प्रयोग होता है? आपका सिल्वर क्लोराइड का, है ना, AgCl का। फोटोक्रोमेटिन ग्लास मतलब जो प्रकाश पड़ने पर अलग अलग कलर का चमकता है उसको बोलते हैं फोटोक्रोमेटिन ग्लास। तो फोटोक्रोमेटिन ग्लास बनाने में किसका प्रयोग होता है? आपका AgCl, सिल्वर क्लोराइड का। जबकि जो आपका सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट, इसका प्रयोग वाटर इंक अमिट स्याही बनाने में होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका प्रयोग, है ना, इसका प्रयोग आपका वाटर इंक, इसका प्रयोग वाटर इंक या अमिट स्याही बनाने में, ठीक है, या अमिट स्याही बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने बता दिया किसके बारे में आप लोग को, सिल्वर के बारे में भी, है ना। तो ये आपका नोबल मेटल है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का बेस्ट कंडक्टर है। और ये चांदी में जो कालापन होता है सिल्वर सल्फाइड के कारण होता है। और सिल्वर की अगर हम लोग कंपाउंड की बात करते हैं, यौगिक की बात करते हैं, तो सिल्वर आयोडाइड जिसका प्रयोग आर्टिफिशियल रेन कराने में होता है, सिल्वर ब्रोमाइड जिसका प्रयोग फोटोग्राफी में होता है, सिल्वर क्लोराइड जिसका प्रयोग फोटोक्रोमेटिन ग्लास बनाने में होता है। फोटोक्रोमेटिन ग्लास वह ग्लास होता है जो सनलाइट पड़ने पर क्या होता है? आपका अलग अलग कलर में चमकता है। फिर मैंने बताया आपका AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, इसका प्रयोग आपका वाटर इंक या अमिट स्याही बनाने में किया जाता है। जल्दी से कंफर्म करिए यहां तक आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? सिल्वर तक आ गया। सिल्वर के बाद देखो यहां तक आ गया। सिल्वर के बाद अभी मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा किसके बारे में? गोल्ड के बारे में और कॉपर के बारे में, है ना। गोल्ड पढ़ लेंगे, फिर कॉपर पढ़ेंगे, कॉपर के बाद हम लोग को पढ़ना है पारा, उसके बारे में भी पढ़ लेंगे, है ना। चलो बताओ यहां तक आपको सबको समझ में आ गया? कंफर्म करिए जी, मजा आ रहा है ना पढ़ने में? बताओ जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी से ना। चलो चंपेश जी आ गया, कुमुदनी जी आ गया, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, ये हो गया सिल्वर के बारे में। सिल्वर के बाद अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं गोल्ड, सोना, सोना, गोल्ड, ठीक है। चलो कल वैसे सोना के बारे में मैंने कुछ कुछ बताया था, गोल्ड के बारे में कुछ बताया था। गोल्ड बोलना ज्यादा अच्छा लगता है जी, है ना, सोना थोड़ा। चलो हम लोग अब पढ़ते हैं किसके बारे में? सोना के बारे में। सोना, सोना अर्थात गोल्ड, गोल्ड। आपने वो सुना है? आपने जब हिंदी आपने पढ़ा होगा 11th 12th में या 10th में भी था, कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय। आपने सुना होगा पंक्ति, कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय, ठीक है। यमक अलंकार आपने पढ़ा, सुना भी होगा उसमें। चलो तो आपका सोना, सोना अर्थात जो आपका गोल्ड होता है, यमक है कि श्लेष है? जो मैंने भी जो बोला, कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय। चलो भाई देखो गलत ना हो जाए, है ना, मैं लिख दे रहा हूँ कनक, कनक कनक तय सौ गुनी, तय सौ गुनी मादकता अधिकार, मादकता अधिकार। बताओ इसमें कौन सा आपका अलंकार है? एक आपका यमक अलंकार है कि श्लेष अलंकार है? कौन बताएगा? बहुत बढ़िया, इसमें आपका यमक अलंकार है। देखो नीलिमा जी को पता है सोना कितना हो गया आपका? 98,000, 98,000 हो गया ऐसा बोला जा रहा है सोना। बता रहा हूँ, देखो अब इसका मैं अर्थ बताता हूँ, समझ में आएगा आप लोग को। कनक कनक ते सौगुनी मादकता दिखाए, यमक अलंकार में। इसमें कौन सा अलंकार आपका? यमक अलंकार है, ठीक है। यमक अलंकार क्या होता है? जिसमें आपका एक ही जैसे, एक या एक से एक ही जैसे आपको दो शब्द होते हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, वो आपका यमक अलंकार होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो एक कनक का अर्थ क्या होता है पता जी? एक कनक का अर्थ क्या होता है आपका? सोना। एक कनक का अर्थ क्या होता है आपका? सोना, ठीक है, सोना। और एक कनक का अर्थ क्या होता है आपका? धतूरा या भांग, ठीक है, धतूरा या भांग, ठीक है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता दिखाए, एक कनक का अर्थ क्या होता है? सोना, और एक कनक का अर्थ क्या होता है आपका? धतूरा और भांग, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि जो इसमें जो सोना है ना, सोना, सोना को क्या बताया गया है? माया बताया गया है, माया। और क्या बोला गया है पता है? जो माया रूपी नशा होता है, जो माया रूपी नशा होता है वो आपका भांग से भी ज्यादा विस्कर होता है। सोना को माया बताया गया है, और क्या बोला गया है कि जो आपका माया रूपी जो नशा होता है वो भांग से भी विस्कर होता है ना। तो जो लोग बता रहे हो कि हाँ 98,000 इसका कुछ प्राइस चल रहा है, तो एक प्रकार से क्या भैया ये आपका माया है ना, क्या है? माया है, जो किससे ज्यादा विस्कर होता है? भांग से, धतूरा से भी ज्यादा विस्कर होता है। ऐसा बस बता ही रहा हूँ। चलो आगे बात करते हैं। तो सोना के बारे में हम लोग पढ़ते भाई, सबसे पहले चीज जानते हैं। तो जो सोना, सोना क्या है? गोल्ड क्या आपका? नोबल मेटल है। ये क्या आपका? नोबल मेटल, ठीक है। सोना अर्थात गोल्ड क्या है? जो आपका नोबल मेटल है, नोबल धातु है, याद रखना। नोबल, ये आपका नोबल धातु है।
आगे बात करते हैं। किंग ऑफ मेटल, किंग ऑफ मेटल किसे कहा जाता है भैया? किंग ऑफ मेटल सोना को ही कहा जाता है, ठीक है। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? सोना को। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? सोना को कहा जाता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। तो नोबल मेटल आपका सोना, किंग ऑफ मेटल सोना। उसके बाद देखते हैं शुद्ध सोना, शुद्ध सोना, शुद्ध सोना कितना कैरेट का? 24 कैरेट का। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं एक कैरेट, एक कैरेट सोना, एक कैरेट सोना कितना मिलीग्राम होता है? कल मैंने बताया था, जल्दी बताओ, एक कैरेट जो सोना होता है कितना मिलीग्राम होता है? कल मैंने आप लोग को बताया था, बताओ यार, एक कैरेट सोना कितना मिलीग्राम होता है? मैंने कल आप लोग को बताया था, चलो 200 मिलीग्राम, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक कैरेट सोना आपका 200 मिलीग्राम होता है ना। और आपका सोना को, है ना, सोना, सोना को आपको क्या करना है? कठोर करना है, थोड़ा हार्ड करना है। तो इसमें क्या क्या मिला दिया जाता है जी? तांबा मिला दिया जाता है, ठीक है, सिल्वर मिला दिया जाता है, ये हो जाएगा। सोना के बारे में दो और महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। सोना अर्थात गोल्ड, ये क्या होता है? ये हाईली डक्टाइल मेटल है। डक्टाइल मतलब जानते हो, हाईली तन्य धातु है। मतलब सोना से आप लंबे लंबे वायर खींच सकते हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता सोना से कौन लंबे लंबे वायर खींचेगा भाई। ठीक है, चलो, लेकिन ध्यान रखना आपका सोना, आपका सोना क्या, आपका हाईली डक्टाइल आपका मेटल है, अत्यधिक तन्य धातु है, ध्यान रखना है ना। आगे बात करते हैं, जो सोना है वो आपका हाईली मेलिएबल, सोना हाईली मेलिएबल मेटल है। मेलिएबल मतलब आपका अघात वर्धनीय धातु है। हाईली मेलिएबल मतलब अघात, अघात वर्धनीय। हाईली मेलिएबल मतलब अघात वर्धनीय क्या आपका धातु है। अघात वर्धनीयता मतलब आप किसी भी मेटल को, अगर आप किसी भी मेटल को अगर सीड फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हो तो वही उसके मेलेबिलिटी को बताता है, अघात वर्धनीयता को बताता है। बिल्कुल सही नीलिमा जी, 1 ग्राम सोना से ना 2 किलोमीटर तक वायर खींचा जा सकता है, ऐसा आपके एनसीईआरटी के बुक में लिखा गया है। एक एक है ना, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तक वायर खींचा जा सकता है, ऐसा लिखा गया किसमें? एनसीईआरटी की बुक में। मतलब सोचो कितना आपका ये है, डक्टाइल है, ठीक है। तो आपका गोल्ड हाईली डक्टाइल है और हाईली क्या आपका वो है आपका मेलिएबल है, ठीक है, अर्थात तन्यता इसमें ज्यादा होती है। साथ ही साथ ये आपका अत्यधिक आघातवर्धनीय धातु है। क्या आपका अत्यधिक आघातवर्धनीय धातु है, ठीक है। चलो, तो ये मैंने बता दिया किसके बारे में? सोना के बारे में, गोल्ड के बारे में। और मैंने बताया था कल, चलो यार, कल मैंने एक क्वेश्चन किया था, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। 18 कैरेट, 18 कैरेट सोना में, सोना में शुद्ध सोना का प्रतिशत कितना होगा? 18 कैरेट सोना में शुद्ध सोना का प्रतिशत, शुद्ध सोना, ये पूछा गया प्रश्न है, सेम यही पूछा गया था। 18 कैरेट सोना में शुद्ध सोना का परसेंट कितना होगा? तो मैंने बताया था भाई 18 और आपका जो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का, तो 24 कर दो। परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 से गुना कर दो। 6×3 = 18, 6×4 = 24, 4×1 = 4, 25×4 = 100, 25×3 = 75। कितना परसेंट आपका? 75%। ये भी आपको ध्यान रखना, कितना परसेंट? 75%। चलो, ये तो मैंने आप लोग को बताया था। तो मैंने अभी सोना के बारे में भी बता दिया, गोल्ड के बारे में भी बता दिया। कड़क कड़क ते स्वगुणी मादकता अधिकाय, अर्थात जो माया रूपी नशा होता है वो भांग अर्थात धतूरा से विष कर होता है ना। और किसको माया बताया गया है? सोना को माया बताया गया है। चलो, हो गया। आगे बात करते हैं हम लोग, अब बात करते हैं कॉपर के बारे में, तांबा के बारे में भैया, तांबा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं तांबा, हिस्टोरिकल मेटल, तांबा। चलो देखते हैं किसके बारे में पढ़ेंगे, तांबा के बारे में, जिसको किस नाम से जानते हैं? आपका कॉपर, है ना, जिसको कॉपर, कॉपर के नाम से जानते हैं तांबा को। सबसे पहला चीज तांबा के बारे में क्या ध्यान रखना है? ये एक हिस्टोरिकल मेटल है, ये आपका ऐतिहासिक धातु है, ठीक है। सबसे पहला खोजा गया धातु कौन सा था? ये तो था आपका तांबा था, ठीक है। तो ये क्या आपका, यह एक हिस्टोरिकल, यह एक हिस्टोरिकल मेटल है, यह एक हिस्टोरिकल मेटल है। अर्थात ये क्या आपका एक ऐतिहासिक धातु है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या है जी? आपका एक ऐतिहासिक धातु है, अच्छे से इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। मैंने बताया था कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु कौन सा होता है? चांदी होता है। चांदी के बाद सेकंड नंबर में कौन आता है? कॉपर आता है, तांबा आता है। तो ध्यान रखना, यह विद्युत का, ठीक है, यह विद्युत का दूसरे नंबर का, यह विद्युत का दूसरे नंबर का ना, यह विद्युत का दूसरे दूसरे नंबर का सर्वाधिक, सर्वाधिक चालक धातु है। सर्वाधिक क्या है आपका? चालक धातु है, चालक धातु। ये आपका सेकंड नंबर में इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है। बट फर्स्ट नंबर की बात होगा, है ना, जब फर्स्ट की बात होगा तो क्या होगा आपका? सिल्वर, ठीक है। चलो, मनीषा जी का कहना है आपका जो तांबा है वो हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा, ताम्रंग हड़प्पा से, हड़प्पा, अच्छा, ये
ताम्र पाषाण युग बोल रहे हो ना, ताम्र युग बोल रहे हो आप, ताम्र युग, हाँ बहुत बढ़िया, वो तो आप उसी समय पढ़े होगे, किसमें आपका हड़प्पा कालीन सभ्यता में, है ना, इतिहास में। चलो ठीक है, तो यह एक हिस्टोरिकल मेटल है, यह विद्युत का दूसरा नंबर का सर्वाधिक क्या आपका चालक धातु है। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं तीसरा चीज, है ना, तीसरा चीज आपको ध्यान रखना किसके बारे में, तांबा के बारे में। अगर मैं तांबा के अयस्क की बात करता हूँ, तांबा के ओर की बात करता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, एक तो हो जाएगा क्यूप्राइड, क्यूप्राइड, क्यूप्राइड या रूबी कॉपर, क्यूप्राइड या क्या होगा आपका रूबी कॉपर, रूबी कॉपर। दूसरा, ये पहला हो गया, दूसरा, दूसरा आपका कॉपर ग्लांस, दूसरा कॉपर, कॉपर ग्लांस हो जाएगा, दूसरा कॉपर ग्लांस। ठीक है, तीसरा क्या होगा, मैलेकाइट, इसको तो भूलना नहीं है, मैलेकाइट को। ये दोनों तो समझ में आ जाता है, देखो क्यूप्राइड का से कॉपर का से क्यूप्राइड, यहाँ तो कॉपर लिखा ही है, इसमें कॉपर ग्लास, यहाँ भी कॉपर आ रहा है, लेकिन मैलेकाइट समझ में नहीं आता कि मैलेकाइट किसका और होता है। तो मैलेकाइट किसका और होता है, जब आपका कॉपर का होता है, तो आपका क्यूप्राइड या रूबी कॉपर, कॉपर ग्लास, और क्या हो जाएगा जब आपका मैलेकाइट, ये सब किसका और होता है, ये सब किसका और होता है, आपका कॉपर का और होता है। ठीक है, उसके बाद देखो जो आपका कॉपर, ठीक है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या होगा आपका, Cu, है ना, CuSO4, कॉपर सल्फेट, कोई बता सकते हो। अभी मैंने आप लोग को बताया था, क्या बताया था, हरा थोथा बताया था, है ना, मैंने आप लोग को बताया था आपका ग्रीन, ग्रीन विट्रियोल बताया था आप लोग को, ग्रीन विट्रियोल बताया था, किसको ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं, मैंने इससे पहले आप लोग को बताया था ग्रीन विट्रियोल किसे कहते हैं। ठीक है, अभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट को आपका नीला थोथा बोलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये तो ठीक है, ये तो है, लेकिन मैंने ग्रीन विट्रियोल पूछा भाई, ग्रीन विट्रियोल, इसको तो नीला थोथा बोलते हैं, है ना, इसको आपका नीला थोथा कहते हैं, इसको तो आपका ब्लू विट्रियोल बोलते हैं, नीला थोथा। ठीक है, और इस नीला थोथा का प्रयोग किस में करते हैं, आपका खेतों में, ना, खेतों में, खेतों में, आपका खेतों में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, कॉपर सल्फेट का, नीला थोथा का प्रयोग आपका खेतों में किया जाता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आपका जो चंपेज जी बता रहे हैं आपका फेरस सल्फेट, ठीक है, हाँ, AfSO4 × 7H2, बहुत बढ़िया, है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है कि आपका ग्रीन विट्रियोल हरा थोथा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जिसको हरा थोथा कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, ये तो मैंने आप लोग को बता दिया। चलिए, अब इसके बाद जानते हैं कॉपर के मिश्र धातु कौन कौन से होते हैं ना। अगर मैं कॉपर के अगर मैं मिश्र धातु की बात करता हूं, तो सबसे पहले तो आपका पिताजी याद रखना है, पिताजी, पिताजी के बाद याद रखना है कांटता, कांटता के बाद आपको याद रखना है नेताजी, पिताजी कांटता, उसके बाद नेताजी। पी से आपका पीतल, पीतल किसका किसका अलावा होता है, तांबा और जिंक का, पीतल तांबा और जिंक, है ना, पीतल तांबा और जिंक का होता है, पीतल तांबा और जिंक का, ता से तांबा, जी से आपका जिंक। कांटता, क से क्या होगा, का से क्या होगा आपका कांसा हो जाएगा, कांसा, तो कांसा किसका किसका मिश्र धातु होगा, टीन और तांबा, ट से याद रखना है टीन, और ता से याद रखना है तांबा, तो टीन और क्या हो जाएगा जब आपका तांबा, टीन और तांबा। उसके बाद देखो आपका नीताजी, है ना, नीताजी याद रखना, नीताजी मतलब जर्मन सिल्वर, ठीक है, जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर ये किसका किसका इलाय होता है, इसको याद करने का तरीका है नीताजी। तो किसका आपका ये इलाय होता है, नी से आपका निकिल हो जाएगा, निकिल। उसके बाद ता से क्या हो जाएगा आपका तांबा, उसके बाद जी से क्या होगा आपका जिंक हो जाएगा। जर्मन सिल्वर में आपका सिल्वर थोड़ा मात्रा में भी नहीं रहता, थोड़ा मात्रा में भी नहीं रहता, बस वो सिल्वर के जैसा चमकता है, इसलिए उसका नाम दिया गया है कि आपका ये जर्मन सिल्वर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को किसके बारे में बता दिया पूरा, आप लोग को तांबा के बारे में, जो जो मेन मेन तथ्य है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाता है। जल्दी से बताओ यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, है ना। और जब हमारे बॉडी में ना तांबा की मात्रा, कॉपर की मात्रा, जब हमारे बॉडी में तांबा की मात्रा ज्यादा होता है, तांबा की मात्रा ज्यादा होता है कॉपर की मात्रा, तब एक बीमारी होता है जिसे क्या बोलते हैं, विल्सन, तब उसे विल्सन नामक बीमारी बोलते हैं, विल्सन नामक बीमारी, है ना, इसको विल्सन नामक बीमारी कहते हैं। इसमें व्यक्ति बहुत जल्दी थक जाता है, उसकी जो चलने फिरने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कॉपर की अधिकता से कौन सी बीमारी होता है, अगर आपसे पूछेगा तो आपको क्या बताना है, विल्सन नामक बीमारी बताना है। आशा कर रहा हूँ यहाँ तक आप लोग को कॉपर के बारे में अर्थात तांबा के बारे में समझ में आ गया होगा। आगे सबको समझ में, आगे बढ़ू मैं, ये मैंने किसके बारे में बता दिया आप लोग को, कॉपर के बारे में अर्थात तांबा के बारे में। चलो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है ना, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ जी। चलो बताओ जल्दी से बताइए। आ गया सबको समझ में, चलो चलो भाई, ठीक है ठीक है, रिवीजन करना आप लोग को, रिवीजन करना है, बाकी यार तो एग्जाम निकलेगा, बस रिवीजन आप लोग अच्छे से करिए। जो मेन मेन तथ्य है सब चीज को मैं बता रहा हूँ, कोई भी चीज को मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। ठीक है, और यार कई लोग का अभी भी पता है, कई लोग का मैसेज आता है भाई, पता है कि सर
फीस और कम करो। अब देखो होता क्या है, एक बार एप्लीकेशन में ना जब प्राइस आप अपडेट कर देते हो और कोई परचेज कर लेता है ना, तो क्या होता है उसके बाद आप फीस को कम नहीं कर सकते। अब देखो भाई, चार चार सब्जेक्ट है यार, चार चार सब्जेक्ट है पूरा, और बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, एक एक सब बढ़िया टॉपिक को अच्छे से पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। अगर मैं चार है ना, तो चार सब्जेक्ट है और मैंने कितना 600 रुपये प्राइस रखा हुआ है, तो अगर मैं चार से भाग देता हूँ ना, तो आपका 200 रुपये भी नहीं पड़ रहा है। फिर भी अब चलो ठीक है, हो गया ये हमारा किसके बारे में, आपका तांबा के बारे में। चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद तांबा के बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे जी, तांबा के बाद हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, पारा। पारा अर्थात मरकरी, है ना। पारा के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। पारा, पारा का प्रतीक चिन्ह क्या होता है आपका, एच जी, और इसको किस नाम से जानते हैं, मरकरी के नाम से। इसको मरकरी के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, इसको मरकरी के नाम से भी जाना जाता है। चलो चलो, ठीक है ना। वही तो बोल रहा हूँ चंपे, देखो कई लोग क्या करते हैं पता है, कम फीस जैसे 200 300 अगर रख देंगे ना, तो कोई कोई आपका उसको प्रिफरेंस नहीं दिया जाएगा, है ना। कई लोग को ऐसा लगता है कि हाँ हम लोग अब थोड़ा फीस दिए तो अच्छा से उसमें पढ़ा जाए, ऐसे कई लोग ऐसे भी करते हैं। कई लोग ना चलो ठीक है 200 250 का है तो क्या इसमें क्वालिटी होगा, ऐसा करके कई लोग वो भी कर देते हैं। यहाँ तो यार चार चार सब्जेक्ट बहुत अच्छे से बता रहा हूँ ना, इंडियन ज्योग्राफी, छत्तीसगढ़ डीएस, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को पढ़ाया जाएगा वो भी। तो आप लोग को अंतिम में पता लगे कि हाँ ज्यादा प्राइस वगैरह कुछ नहीं था, बाकी जो सीखने को मिल रहा है वो ज्यादा अच्छा है। चलो ठीक है। तो पारा मरकरी के बारे में जानते हैं, तो मरकरी के बारे में क्या ध्यान रखना है, यह एक, पहला चीज, यह एक चमकीली धातु है, यह एक चमकीली, यह एक चमकीली धातु है, यह एक चमकीली धातु है, पहला चीज। ठीक है। दूसरा चीज ध्यान रखना है, दूसरा चीज, यह कमरे के तापक्रम पर, रूम टेम्परेचर, यह कमरे के तापक्रम पर, यह कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में, कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में क्या है जी आपका, पाया जाता है। कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ये आपका दूसरा चीज। तीसरा चीज पारा के बारे में ध्यान रखना, इसका प्रयोग पारा का प्रयोग, इसका प्रयोग आपका बैरोमीटर में, ठीक है, बैरोमीटर में किया जाता है। इसका प्रयोग आपका थर्मामीटर में किया जाता है, किसमें, थर्मामीटर। साथ ही साथ और स्फैग्मोमैनोमीटर, ठीक है, स्फैग्नो मैनोमीटर, इसमें भी क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखना। और ये जो पारा है भाई, मैंने कल बताया था, पारा पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता। पारा ये आपका पानी के साथ, है ना, ये आपका पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता। पारा पानी के साथ अभिक्रिया अभिक्रिया नहीं करता, पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये जो पारा है ना, पारा को लोहे के पात्र में रखा जाता है। पारा को किसमें, लोहे के पात्र में। पारा को लोहे के पात्र में रखा जाता है, लोहे के पात्र में रखा जाता है, क्योंकि ये लोहे के साथ अमलगम का निर्माण नहीं करता, इसलिए किस में रखते हैं इसको, लोहे के पात्र में रखा जाता है, इसको लोहे के पात्र में रखा जाता है। चलो आगे बात करते हैं। ये तो मैंने बता दिया, चमकीली धातु है, कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसका प्रयोग बैरोमीटर, थर्मामीटर, स्फैग्नोमैनोमीटर में होता है। पानी के साथ अभिक्रिया यह नहीं करता है। साथ ही साथ इसको लोहे के पात्र में रखा जाता है। अगर पारा की, अगर मैं अयस्क की बात करता हूँ, जल्दी से बता दो, पारा का और क्या होता है, पारा का और होता है, कई बार पूछा गया, सीने बार, सीने बार, है ना। पारा का ऐसा क्या होता है, सीने बार, कई बार पूछा गया, इसको अच्छे से याद रखना है। पारा का ऐसा क्या होता है, सीने बार। और पारा की मात्रा अधिक हो जाती है, अगर हमारे बॉडी में पारा की मात्रा अधिक हो गई है ना, तो एक बीमारी होता है जिसको बोलता है मीना माता डिजीज। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो पारा की अधिकता से एक बीमारी होता है। ठीक है जी, पारा की अधिकता से एक बीमारी होता है। पारा की अधिकता से पारा की अधिकता से क्या होता है, एक बीमारी होता है। क्या होता है, एक बीमारी होता है, जिसको किस नाम से जानते हैं, इसको आपका सीने बार। ठीक है, इसको सीने बार, सॉरी सीने बार बोलता है, मिनी माता। सीने बार तो इसका अयस्क है। एक बीमारी होता है जिसको किस नाम से जानते हैं, आपका मिनी माता, मीना माता। ठीक है, इसको मीना माता कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। आशा कर रहा हूं यहाँ तक आप लोग को चीजें समझ में आ गई होगी। पारा का अयस्क सीने बार, लेकिन पारा की अधिकता से एक बीमारी होता है जिसको किस नाम से जानते हैं, मीना माता डिजीज के नाम से इसको जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो और आगे बात करते हैं। और पारा के बारे में कुछ तथ्य है क्या, जो सभी तथ्य थे मैंने आप लोग को बता दिया, किसके बारे में, पारा के बारे में। ठीक है, तो आशा कर रहा हूं आप लोग को आज का क्लास पसंद आया होगा। एक चीज और ध्यान रखना, ट्यूबलाइट पे, चलो बता दे रहा हूँ, ट्यूबलाइट में आर्गन आर्गन एवं आर्गन एवं नियॉन, ट्यूबलाइट में आर्गन एवं नियॉन गैस के साथ, ठीक है, गैस के साथ मरकरी अर्थात पारे के वाष्प को भरा जाता है।
भरा जाता है। ठीक है, तो ये चलो मैंने आप लोग को पूरे पारे के बारे में बता दिया, मरकरी के बारे में आप लोग को बता दिया। आशा कर रहा हूँ आप लोग को समझ में यहाँ तक आ गया होगा। ठीक है, आगे कब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आगे एक दो और मेटल बची वो पढ़ेंगे, और कल की क्लास में मतलब नेक्स्ट क्लास परसों वाले क्लास में उसमें आपका पूरा नॉन मेटल भी खत्म हो जाएगा। नॉन मेटल भी आप लोग को पूरा पढ़ा दूंगा। फिर आधा है ना, देखो केमिस्ट्री में ना सबसे बड़ा टॉपिक है मेटल, नॉन मेटल और आपका पीरियोडिक टेबल। इसके जस्ट बाद में पीरियोडिक टेबल पढ़ाना शुरू करूंगा। और पीरियोडिक टेबल में क्या है, यही सब तो आपका एलिमेंट्स है, इन्हीं सब के बारे में फिर से देखना है। तो वापस से मैं सबके बारे में नहीं बताऊंगा, हाँ बताऊंगा कि कौन सा ग्रुप में है, कौन सा समूह में है, ये सब मैं आपको बताऊंगा पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, इसलिए इसमें थोड़ा समय लिया जा रहा है, बाकी अच्छे से आपको चीजों को रिवाइज करना है। बताओ ये सबको समझ में आ गई जी, आगे सबको चीजें समझ में आगे बढ़े। आज हम लोग यही पारे तक पढ़ते हैं, आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, चलो जी। सर जी 5 साल से कॉमर्स पढ़ के केमिस्ट्री पढ़ने में दिक्कत हो रहा है मेरे को। अच्छा, इसमें दिक्कत क्या हो रहा है वंदना जी, देखो ना, मैं तो जो जो तथ्य है ना, जो आपका जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वही सब चीज को तो बता रहा हूँ जी। इसमें दिक्कत समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ बात हो रहा है क्या? देखो चीजों को याद तो करना पड़ेगा, आप हार मत मानिए, आप हार मत मानिए। अगर ठान लेंगे ना कि हाँ मुझे करना है तो डेफिनेटली हो जाएगा जी। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ मैं, है ना। मैंने जीसी जगदलपुर से इंजीनियरिंग किया है, उसके बाद मैं हैदराबाद में था, बैंक ऑफिसर था मैं ICICI बैंक में, फिर धमतरी भी मैं बैंक ऑफिसर था, ऑपरेशन हेड था। लेकिन मैं भैया इंजीनियरिंग किया हूँ, फिर भी मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ आप लोग को। तो वही चीज है ना, अगर आप ठान लोगे कोई चीज को तो डेफिनेटली यार सब चीज कर लोगे आप, ऐसा है। तो डरना नहीं है कि हम कॉमर्स सब्जेक्ट से हैं तो हमसे ये नहीं होगा, डेफिनेटली सब होगा। जहां से क्वेश्चंस आते हैं ना उस सब चीज को अच्छे से आप पढ़िए, डेफिनेटली चीजें हो जाएंगी। चलो, बाकी सब बता रहे, ठीक है भाई, ठीक है। सभी को थैंक यू, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो। बट ये है यार, ये है कि आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए और रिजल्ट आना चाहिए, है ना, क्योंकि एक संस्था तभी आपका आगे बढ़ता है जब स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, रिजल्ट लाते हैं। तो जाहिर सी बात है आप लोग का रिजल्ट चाहिए, है ना। और मैंने सबसे पहले अपना शुभारंभ किया है ऑनलाइन, है ना, ऑनलाइन से मैंने शुभारंभ किया है, और आप लोग मेरे सबसे पहले बैच के स्टूडेंट बने हो। ठीक है, चलो चलो ठीक है भाई, ये तो हो गया आपका पारा के बारे में। जल्दी से हम लोग, मैं यार धमतरी से हूँ नागेश्वर जी, मैं धमतरी से हूँ, धमतरी से हूँ मैं। एक्चुअली मैं धमतरी से हूँ, बट रहना मेरा रही आपका रायपुर में होता है। चलो शुरू करते हैं फिर, है ना। अब टेस्ट शुरू करते हैं हम लोग, टेस्ट शुरू करते हैं। बस ये है, हार मत मानो कि मैं इस सब्जेक्ट से हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपका एक्सक्यूज बहुत सारे आ जाते हैं, अगर नहीं पढ़ना पढ़ना होता तो एक्सक्यूज बहुत सारे आ जाते हैं, आपको उसी एक्सक्यूज को हटाना है। मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ये चीज रखो, डेफिनेटली हो जाएगा। क्या करना है, जो चीजें उसको रटना तो है, बार बार उसको रिवाइज तो करना है, उसको याद तो करना है, वही तो है जी, और क्या। चलो आगे बढ़ते हैं ना, टेस्ट लेते हैं आज का। अब अंतिम है, टेस्ट टेस्ट हम लोग करते हैं, उसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का आंसर, है ना, पहला क्वेश्चन का आप लोग को आंसर करना है। सबसे पहला, किसका प्रयोग, किसका किसका प्रयोग किसका प्रयोग किसका प्रयोग नहाने वाले साबुन बनाने में होता है? किसका प्रयोग नहाने वाले साबुन बनाने में, किसका प्रयोग नहाने वाले साबुन बनाने में किया जाता है? ये पहला क्वेश्चन, किसका प्रयोग नहाने वाले साबुन बनाने में होता है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलो दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न का आप लोग को आंसर करना है। आप लोग बताओगे नीला थोथा। ठीक है, नीला थोथा, नीला थोथा का रासायनिक नाम, मैं रासायनिक सूत्र नहीं पूछ रहा हूँ, रासायनिक नाम पूछ रहा हूँ। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है, ये आपको बताना है। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अच्छा चंपेश जी, आप भी धमतरी से भाई, चलो सही है, कहीं मिलेंगे जब रिजल्ट लाओगे ना तो फिर मिलते हैं यार, है ना। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। तीसरा 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 तो दो क्वेश्चन का हो गया, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन का आप लोग को आंसर करना है, जल्दी से बताओगे। पारा का अयस्क का नाम, पारा का अयस्क। वंदना जी बस घबराना नहीं है, बस चीजों को करते चलिए, है ना। हमारा मन हमको बहुत डाइवर्ट करने की कोशिश करता है कि नहीं कर सकते, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मन को ही तो जीतना है, बस आप धर्म पूर्वक अपना काम करिए, है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि भगवान का नाम भी, देखो पढ़ाई लाइफ में बहुत जरूरी है, भगवान का नाम भी लेते रहना। और मैं जब भी क्लास का शुभारंभ करता हूँ मैं वही बोलता हूँ, जय श्री कृष्णा, जय हर हर महादेव, ये सब, है ना। आप लोग भी बोला करिए, एक प्रकार से पॉजिटिव एनर्जी उससे मिलता है ना, पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। आप लोग को बस कुछ नहीं, धर्म पूर्वक अपना काम करना है, आगे बढ़िया चीज होता जाएगा, बस अभी काम करते रहिए। चौथा चौथा प्रश्न हमारा क्या, देखो चौथा प्रश्न का आप लोग को आंसर करना है। मैलेकाइट, मैलेकाइट किसका अयस्क होता है? मैलेकाइट किसका किसका अयस्क होता है? मैलेकाइट किसका अयस्क होता है? ये आपका चौथा प्रश्न है, मैलेकाइट किसका अयस्क होता है, चौथा प्रश्न। पांचवा पांचवा प्रश्न का आप लोग को आंसर करना है, पांचवा प्रश्न है हमारा, जल्दी से इसका आंसर करोगे आप लोग। मैग्नीलियम, मैग्नीलियम मैग्नीलियम
किससे किससे मिलकर बनता है? मैग्नीशियम किससे किससे मिलकर बनता है? किससे किससे मिलकर बनता है? मिलकर मिलकर बनता है। मैग्नीशियम किससे किससे मिलकर बनता है? ये आपको हो जाएगा पांचवा प्रश्न। छठवां प्रश्न, ठीक है, हमारा छठवां प्रश्न क्या है? छठवां प्रश्न का आप लोग को आंसर करना है। आप लोग बताओगे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सूत्र क्या होता है? इसका फार्मूला क्या होता है? ये आप बताओगे। आगे बात करते हैं सातवां। सातवां, भूपर्पटी पर, हमारे क्रस्ट पर, भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में, भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला, भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? ये हमारा आपका सातवां प्रश्न। आठवां प्रश्न, कौन सा धातु दूसरे नंबर का, कौन सा धातु दूसरे नंबर का विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक होता है? दूसरे नंबर का ना, सेकंड नंबर का विद्युत का सर्वश्रेष्ठ है ना, दूसरे नंबर का विद्युत का अच्छा चालक होता है, अच्छा चालक होता है, दूसरे नंबर का बता रहा हूं, है ना। चलो आगे बात करते हैं नाइन्थ नंबर का प्रश्न। नाइन्थ नंबर का प्रश्न, इसका भी आप लोग को आंसर करना है। हमारा नाइन्थ नंबर का प्रश्न कह रहा है कौन से, है ना, लोहे के कौन से अयस्क को, लोहा के कौन से अयस्क को मूर्खों का सोना कहा जाता है? मूर्खों का सोना कहा जाता है, मूर्खों का सोना कहा जाता है। ये आपका नाइन्थ नंबर का प्रश्न है। 10वां नंबर का प्रश्न, चलो 10वां नंबर के प्रश्न, इसका भी आप लोग को आंसर करना है। हमारा 10वां नंबर का प्रश्न है, जल्दी से आप लोग बताओगे। सिल्वर, ठीक है, सिल्वर नहीं, ऐसा करते हैं, वो तो अलग हो जाएगा क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। फोटोक्रोमेटिन है ना, क्रोमेटिन ग्लास बनाने में, फोटोक्रोमेटिन ग्लास बनाने में किसका प्रयोग होता है? ये हमारे 10 प्रश्न है। देखते हैं कौन 10 में 10 लाता है। चलो चलो, हो जाएगा वंदना जी, हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। चलो अब इसका आंसर आप लोग ने दे दिए होंगे। एक बार अंतिम में हम लोग चेक करते हैं। दिमाग में भी कुछ मत लाओ भैया, 3 महीना समय है आपके पास, चुपचाप इस 3 महीना में सिलेबस कंप्लीट करो। अंतिम में जब 1 महीना बच रहेगा, मैं टेस्ट सीरीज लाऊंगा, टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन करेगा, और अंतिम में क्या होगा, पूरा मैं मैराथन लूंगा, पूरा एमसीक्यू कराऊंगा, सब है ना, यूट्यूब में सब आप लोग को ज्वाइन करना है। अपने तरफ से 100% दीजिए, बाकी दुनियादारी मत सोचो क्या होगा कैसे होगा, सब छोड़ो उसको। पहला प्रश्न, किसका प्रयोग नहाने वाले साबुन बनाने में होता है? तो सबसे पहला क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, KOH पहला का आंसर, KOH। दूसरा, नीला थोथा का रासायनिक नाम, कॉपर सल्फेट, ठीक है, नीला थोथा, कॉपर सल्फेट। आगे बात करते हैं पारा का एस्क, सीनेबार का, पारा का एस्क क्या होता है आपका? सीनेबार, ठीक है। अगर पारा की एस्क की हम लोग बात करते हैं, पारा की अगर हम लोग एस्क की बात करते हैं, तो पारा का एस्क क्या होता है आपका? सीनेबार। मैलेकाइट किसका एस्क होता है? मैलेकाइट भैया ये तांबा का, कॉपर का एस्क होता है। आगे बात करते हैं मैग्नीशियम किससे किससे मिलकर बनेगा? मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम से मिलकर बनता है। आगे बात करते हैं उसके बाद कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सूत्र क्या होता है? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो याद रखिएगा आपका एल्यूमिनियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। सेकंड नंबर में आयरन, लेकिन पहला नंबर में आपका एल्यूमिनियम। फिर मैंने बताया दूसरे नंबर का विद्युत का सबसे अच्छा चालक, तो क्या होगा आपका? तांबा अर्थात कॉपर हो जाएगा। मैंने बताया था पहले में तो आपको एल्यूमिनियम आता है, दूसरे में क्या होता है आपका? तांबा आता है। फिर लोहा के कौन से अश्व को मूर्खों का सोना करते हैं? तो आपका किसको जी? आपका एक होता है हीमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, और आपका आयरन पायराइड, ठीक है। तो आयरन पायराइड को किसको? आयरन पायराइड, आयरन पायराइड को आपका मूर्खों का सोना कहा जाता है। फिर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फोटोक्रोमेटिक ग्लास बनाने में किसका प्रयोग होता है? सिल्वर क्लोराइड का, AgCl का। किसका जी? आपका AgCl। चलो भाई देखते हैं किसका पूरा में पूरा सही है, किसका पूरा में पूरा सही है। जल्दी से नंबर बताओ फटाफट। 10 में 10 कौन सही किया आज? 10 में 10 कौन सही किया? बताओ जी, सबका नंबर चाहिए ना मुझे, सबका। कुमुदनी का 9, चंपेश का 9। अच्छा कुमुदनी नीलिमा आपका 10 में 10, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चंपेश गलत हो गया क्या एक, है ना, चलो कोई बात नहीं। और आंसर करिए। नागेश्वर का 9, मनीषा का 9, और मनीषा ठाकुर जी आपका 9 है ना, और मनीषा साव आपका भी 9 है। चलो कोई बात नहीं, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। और आंसर करिए। और कौन बच गया जी? डेविड आपका 9, डेविड का 9 हो गया। और आंसर करिए। डेविड का 9 हो गया, सब बता
दिए? ठीक है फिर, ठीक है। ठीक है फिर आगे का हम लोग नेक्स्ट बबीता सिंह जी, आपका 8 नंबर है। चलो कोई बात नहीं बबीता जी, कौन-कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखो अगर आपका नंबर भी कम आ रहा है अभी टेस्ट में, तो इसमें आप लोग को उसमें डरना नहीं है या टेंशन में नहीं आ जाना कि मेरा कैसे कम नंबर आता है। देखो, पहले बार पढ़े हो भाई आप लोग, कई लोग अलग सब्जेक्ट से भी है ना? तो पहले बार पढ़े हो तुरंत तो कई लोग का याद नहीं हो जाता। बस ये है कि आपको चीज़ों को बार-बार दोहराना है, तब आपका याद होगा। और मेरा ना का आपका अंत में टेस्ट लेने का उद्देश्य यही होता है ताकि आप लोग क्लास में अच्छे से कंसंट्रेट करो, इसलिए मैं अंत में टेस्ट लेता हूँ। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, बाय। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय श्री राम, बाय।